कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली उन क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं जो 7 से 8 क्वेश्चंस हैं जिनको लेकर यूपीएससी अपना आंसर क्या देगा। क्योंकि 2019 के बाद हमें यह देखने को मिला है, 2019 के बाद यूपीएससी ने काफी ज्यादा एम्बिगुअस क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट कर दिए। आप 2020 के पहले के पेपर्स को देखिएगा तो आपको यह देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस डायरेक्ट आते थे। डायरेक्ट आते थे मतलब उनमें कोई ज्यादा डिस्प्यूट नहीं होता था। आप डायरेक्टली उन आंसर्स को बुक में, जो जनरल बुक्स है, फॉर एग्जाम्पल लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, विपिन चंद्रा, ये सब किताबों में वो आंसर्स मिल जाते थे। लेकिन क्वेश्चंस के लिमिटेशन होने के कारण, कंपटीशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होने के कारण ये सब चीजें जब बढ़ी हैं तो यूपीएससी ने 2019 के बाद से जो पेपर बनाए हैं और खासकर 21 के बाद से जो पेपर बनाए हैं उसमें एम्बिगुअस क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डाला है। एक तो यूपीएससी अपना आंसर की 1 साल बाद निकालता है, जिसके कारण आपको आंसर पता ही नहीं चलता है उन डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस का। तो कभी कभी नहीं, हर साल यही देखने को मिलता है पिछले 3 से 4 साल में कि अगर आपका किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर गूगल या जहां से भी आप आंसर की मिला रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें 15 से 20 मार्क्स तक का डिफरेंस हो जाता है। इनफैक्ट ये ऐसा इसलिए हो रहा है, इसका जो रीजन है वो हमेशा यूपीएससी ही रहा है रिस्पॉन्सिबल। उससे पहले, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा चैनल जो है जेन्युइन चैनल है, जिसको बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं रिसेंटली, क्योंकि मैं इस पे पीवाईक्यूज एनालिसिस वीडियोस लेकर आया था 2024 में, जिसमें काफी क्वेश्चंस, 5 से 10 क्वेश्चंस मेरे डायरेक्ट प्रिडिक्शन से लड़े थे थीम से, और पीवाईक्यूज जो मैंने आपको थीम्स बताए थे उससे 35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हुए हैं। तो जाकर इन वीडियोस को आप चेक कर सकते हो। प्रीलिम्स स्ट्रेटजी की भी मैंने एक वीडियो बनाया है 2025 में जो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनके लिए, और कट ऑफ रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाया है, तो जाके आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हो। अब आते हैं फिर से इस टॉपिक पे, जहां पे 7 से 8 क्वेश्चंस अगर आपके सही हो जाएंगे तो आप बॉर्डर जोन में अगर फंसे हुए हो, जो मैंने कट ऑफ बताया था आपको कि 90 के अराउंड रहने वाला है, वो कट ऑफ में भी कल रिजल्ट आ जाएगा। और 90 के अराउंड जो लोग हैं, तो 90 के अराउंड जब मैं बोलता हूं तो 80 से लेके 90 या फिर 75 भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जिनका 75 मार्क्स बन रहा है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी की कैटेगरी उससे डिडक्ट करके आप जोड़ लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि जिनका भी 75 से 90 के बीच मार्क्स बन रहा है जनरल कैटेगरी में और अकॉर्डिंगली अदर कैटेगरीज में, तो उन लोग बॉर्डर जोन में, और उन्होंने अगर ये 7 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो ये वीडियो जरूर से देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पॉन्सिबल है यूपीएससी, जो मैंने अभी आपको बताया कि 1 साल बाद आंसर की देता है, एम्बिगुअस क्वेश्चन से इंक्रीज करता है। अब इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के कारण क्यों ऐसा करता है ये तो समझ में नहीं आता है, कंपटीशन को रिड्यूस कर रहा है कि क्या कर रहा है। पर इससे होता यह है कि इन एम्बिगुअस क्वेश्चंस के कारण सीरियस एस्पिरेंट्स भी कभी कभी बाहर हो जाते हैं। अब ये बिहेवियर तो चल रहा है तो इस बिहेवियर से लड़ना भी तो पड़ेगा ही। तो फिलहाल आइए 2024 में जो ऐसे डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस आए हैं उन पे एक बार गौर कर लेते हैं। 2024 में ये क्वेश्चन आप लोगों ने अगर अटेम्प्ट किया है, ये क्वेश्चन देखिए ज्योग्राफी का है, और देखिए इसमें एम्बिग्यूटी क्या है। इस क्वेश्चन में ज्योग्राफी के खासकर क्वेश्चन जो पिछले साल भी आए थे 2023 में, उसमें भी एक दो क्वेश्चंस में एम्बिग्यूटी था। अभी यहाँ पर यूपीएससी ने क्लियरली मेंशन ही नहीं किया है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बात हो रहा है या सदर्न हेमिस्फेयर में बात हो रहा है। जब हम इक्वेटर से ऊपर देखते हैं तो नदर्न हेमिस्फेयर है, और जब नीचे देखेंगे तो साउदर्न हेमिस्फेयर है। और ये आइसोथर्म जो होते हैं, जनरली वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में अलग बिहेव करते हैं, क्योंकि साउदर्न हेमिस्फेयर में हमें पता है कि ज्यादा लैंड मास नहीं है। साउथ अमेरिका का एक टुकड़ा है, अफ्रीका का टुकड़ा है और ऑस्ट्रेलिया का टुकड़ा है, लेकिन जो ज्यादा लैंड मास है वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। इसलिए आइसोथर्म जो है, जो वेरिएशन है टेम्परेचर में, वो देखने को मिलता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा दिखता है। तो अब अगर यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर उसने मार्क नहीं किया है, तो वो किस बेसिस पर हेमिस्फेयर को कंसिडर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेकंड स्टेटमेंट में तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड ओशियन मेंशन किया और गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट सभी को पता है कि ये वार्म होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लेकिन ये जो पहला स्टेटमेंट है कि आइसोथर्म्स डेविएट करता है नॉर्थ ओवर द ओशियन एंड टू द साउथ ओवर द कंटिनेंट, ये मैं आपको मैप के थ्रू समझाता हूँ। ये देखिए आइसोथर्म्स का मैप है। अब देखिए यहाँ पर क्लियर है, ये सही बात है, एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या हो रहा है।
नॉर्थ की तरफ ओशियन में, लेकिन साउथ की तरफ कंटिनेंट्स पे डेविएट कर रहा है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की हम जब बात कर रहे हैं, ये जो मैंने लाइन बनाया है इसके ऊपर आप देखिएगा। लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है, ये पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड के। आपने पढ़ा होगा, अगर सीरियसली तैयारी की होगी, उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम देखें तो जनरली पैरेलल्स होते हैं लैटिट्यूड के। कहीं कहीं डेविएट होता है, पर हमेशा ऐसा ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मोस्टली जो इस पोर्शन में जो है, जहाँ पे स्ट्रिकिंग 60s और रोडिंग 40s ब्लो करते हैं, आपने वेस्टर्लीज पढ़ा होगा यहाँ पे, तो वहां पर एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। तो कहीं ना कहीं ये एम्बिगुअस क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि यूपीएससी ने यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या साउदर्न हेमिस्फेयर कंसिडर नहीं किया है क्वेश्चन पेपर में। तो अब यूपीएससी इस क्वेश्चन का क्या आंसर मार्क करेगा, ये डिपेंड करेगा और आपने क्या अटेम्प्ट लिया है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अटेम्प्ट लेते हो, मान लीजिए 7 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट लिया ये वाले और आपके सब सही हो गए, तब तो आपको 14 मार्क्स बन गए। फिर अभी मान लीजिए जिस आंसर की से आपने मैच किया है और उसमें ये 7 क्वेश्चन में मान लीजिए आपके 2 क्वेश्चन गलत है, तो आपने 0.66 मार्क्स डिडक्ट कर दिया होगा। तो यानी अभी वो 2 क्वेश्चन का मार्क्स कितने हो गए, 4 मार्क्स। उस 4 मार्क्स में आपको 0.66 प्लस 0.66 दो बार ऐड करना होगा, क्योंकि उस आंसर की से आपका आंसर गलत हो जाएगा। मतलब उस आंसर की में भले ही आपका गलत है, लेकिन यूपीएससी ने आपके आंसर्स को मार्क कर दिया है। आप समझ रहे हैं मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे तो, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। कि मान लीजिए इस क्वेश्चन को आपने फर्स्ट स्टेटमेंट सही मार्क कर लिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट तो गलत ही है, तो वन ओनली ले लिया। लेकिन यूपीएससी ने मान लीजिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर जैसा खेल कर दिया, तो फिर क्या होगा, तब तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यानी यूपीएससी डी ऑप्शन को करेक्ट मानेगा। अब मान लीजिए आंसर की में आपने वन ओनली मैच किया है, मान लीजिए कोई भी बड़ी इंस्टीट्यूट की आंसर की में, तो आपको उसमें आपका जो आंसर होगा वो गलत हो जाएगा। तो उससे आपको क्या करना पड़ेगा, आपके 2 मार्क्स गए, और 2 मार्क्स के अलावा आपके 0.66 मार्क्स भी आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा। एक क्वेश्चन में 2.66 मार्क्स का वेरिएशन है, यानी अगर मैं इसको 7 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दूं तो मोर देन 20, लगभग 20 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा। और यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है। अभी सभी को पता था कि 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड कर दिया था। ये मैंने गेस भी किया था, ऊपर जो लिंक फ्लैश हो रहा है, मैंने प्रीलिम से पहले आपको बोल दिया था कि इस पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2023 में नहीं आया था और 2022 में अमेंड हुआ था डब्ल्यूपी एक्ट। अब यहाँ पर यूपीएससी ने यह बताया ही नहीं कि आपको 1972 के अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है या फिर 2022 के अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। क्योंकि 2022 का जो अमेंडमेंट हुआ था ना, उसमें उन्होंने क्या किया था कि reduce द शेड्यूल्स फॉर स्पेशली प्रोटेक्टेड एनिमल्स टू 2। पहले जो शेड्यूल्स थे उसको घटाकर 2 शेड्यूल पे ले आए थे। और वर्मिन का जो एक शेड्यूल था, स्पेशली वर्मिन कैटेगरी के जो एनिमल्स होते थे, वर्मिन कैटेगरी में जिस एनिमल्स को हम किल कर सकते हैं, तो उनको हटा दिया था यूपीएससी, सॉरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट में। तो उसके तहत अब वर्मिन स्पीसीज का कोई कैटेगरी बनता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या किया है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 मेंशन कर दिया है। अब इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो होता है, जनरली शाकाहारी होता है। ये सभी पढ़ के गए होंगे, तो मैं मानता हूँ ये तो स्टेटमेंट तो सभी ने गलत मार्क किया होगा, तो स्टेटमेंट 2 तो रॉन्ग है। लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे एम्बिग्यूटी है। क्या आप इसको प्लेस अंडर वर्मिन कैटेगरी करते हैं, यहाँ पे तो लिखा है 1972 के अकॉर्डिंग। अब 1972 के अकॉर्डिंग तो वर्मिन कैटेगरी की शेड्यूल थी, लेकिन जैसे ही 2022 में अमेंडमेंट हुआ, तो वर्मिन कैटेगरी का शेड्यूल ही निकाल दिया। अब डब्ल्यूपीए एक्ट जब अमेंड होता है, तो ये एम्बिगुअस क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि यूपीएससी ने 2022 के बाद ये क्वेश्चन पूछा है। अभी ये एक्ट अमेंडेड है, तो इसका आंसर या तो दोनों गलत हो जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है, या फिर सिर्फ वन कैटेगरी 1972 से वो लेगा, तो इसे सही भी मान सकता है। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने क्या मार्क किया है कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ये देखना काफी रोचक रोचक होने वाला है। इस बार फिर से 7 से 8 क्वेश्चन फिर से कटघरे में आ चुका है, जैसा हर साल आता है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, जिसमें ये क्वेश्चन काफी ज्यादा न्यूज में रहा, क्योंकि जो रडार है, रडार का यूज क्या नारकोटिक्स को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। अब एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा चेकिंग होती है नारकोटिक्स की। अब नारकोटिक्स की जब चेकिंग होगी, ड्रग्स की चेकिंग होगी, तो उसमें किसी किसी कंट्री में हमें देखने को मिलता है, जैसे बोलीविया,
ये सब जो कंट्रीज है साउथ अमेरिका के, वहाँ के एयरपोर्ट पर इसका यूज होता है टू डिटेक्ट, लेकिन इंडिया में जनरली नहीं होता है। एक्सरे डिटेक्टर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिटेक्टर्स होते हैं। कुछ लोग का ये मानना है कि नारकोटिक्स को हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते रडार से। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है। ये प्रेसिपिटेशन वाला जो बहुत लोग सोच रहे थे गलत होगा, ये एकदम सही है। लेकिन ये जो नारकोटिक्स वाला एंगल है, यहाँ पर गेम फंसेगा। अगर 2 और 3 इज वेरी करेक्ट, मतलब एकदम करेक्ट है, तो इसके दो आंसर्स तो सही हो गए। लेकिन क्या तीसरा सही है? तो ओनली 2 या ऑल 3, बी और सी के बीच गेम फंसने वाला है। और ये डिपेंड किस पे करेगा? ये यूपीएससी के आंसर की पे डिपेंड करेगा, जो 1 साल बाद आएगा। यानी आप हाथ मलते रह जाएंगे, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप बाहर हो सकते हैं। और यही एम्बिग्यूटी के मैं खिलाफ रहता हूँ। 2023 में भी मैंने पेपर को अनजस्टिफाई क्रिएट किया था। कहा था मैंने 2021 से ये कर रहा है यूपीएससी, और इवन रेंज बढ़ाते जा रहा है। पहले 2-3 क्वेश्चन में करता था 2020 के टाइम पे, अब इसको 7-8 ले जाए, हो सकता है अगले बार 13-14 ले जाएगा। अब देखिए, विथ रेफरेंस टू सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये क्वेश्चन में भी मिनरल एक्सप्लोरेशन को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये टर्सरी में आएगा या फिर प्राइमरी में, सेकेंडरी में आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो क्यों दे रहा है, एम्बिग्यूअस क्वेश्चंस क्यों बना रहा है? अब देखिए, रेड सी का क्वेश्चन ये कितना ज्यादा वायरल हुआ कि आप जब गूगल मैप देखोगे तो रेड सी में देखोगे कि कुछ छोटी छोटी नदियां, इर्थ्रिया, गल्फ ऑफ अडेन, ये सब जगह में आकर मिलती है छोटी छोटी नदियां, लेकिन यहाँ पर लिखा है नो वाटर इंटर्स। अब क्या नो वाटर इंटर्स द रेड सी? अब क्या ये नो वाटर को मेजर रिवर के तौर पे कह रहा है यूपीएससी, या क्या कह रहा है? अब इसमें लोगों ने रिसीव्स वेरी लेटर लिटिल प्रेसिपिटेशन, इस पे तो जनरली क्लिक किया ही होगा। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट जो एम्बिग्यूअस इस क्वेश्चन को बना रहा है, आप मैप के थ्रू खुद देख लीजिए, रेड सी का जो लोकेशन है वो बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहता है। तो क्वेश्चन तो बनेगा, यहाँ पे गल्फ ऑफ अडेन है, इधर अपना इंडिया, इंडिया से आप जब इधर आओगे रेड सी में, तो गल्फ ऑफ अडेन ही क्रॉस करके अंदर घुसोगे, और रेड सी के इधर ही आपको दिखेगा, यहाँ पे इजराइल है जो भी न्यूज में बना रहता है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे बबले मंदब स्ट्रेट है, ये जो स्ट्रेट है गल्फ ऑफ अडेन के पास। तो यहाँ पर जनरली जो कंट्रीज है, इर्थ्रिया हो गया, डिजबौती हो गया, आप डिजबौती हो गया, इर्थ्रिया हो गया, सूडान हो गया, ये सब जो कंट्रीज है, इनमें से कुछ रिवर्स जो है, स्मॉल स्मॉल रिवर्स हैं, वो इसमें ड्रेन करती हैं, लेकिन कोई मेजर रिवर नहीं करती है। तो अब यूपीएससी के ऊपर है पूरा का पूरा कि क्या होगा गेम। कल के रिजल्ट में ये सब चीजें क्लियर होगी। अब देखिए, ये क्वेश्चन नारी शक्ति वंदन अधिनियम, अब ये क्वेश्चन एम्बिगुअस इस तरह से है क्योंकि जो रिजर्वेशन है, इसके तहत तो विमेन को 1/3 रिजर्वेशन देने की बात हुई थी। तो इसमें मैं पहले बताऊं, थर्ड स्टेटमेंट तो एकदम सही है। जो एम्बिग्यूटी है वो फर्स्ट स्टेटमेंट को लेकर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, रिजर्वेशन जो है, जो विमेन को 1/3 देने की बात हुई थी, जेन सॉरी 50% बढ़ाने की जो बात हुई थी, वहां पर ये चीज कहने कहने की मिल रही थी कि जो सेंसस होगा विल बी इफेक्टिव आफ्टर द सेंसस एंड कंडक्टेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द बिल हैज बीन पब्लिश। यानी जो सेंसस कंडक्ट होगा, उसके बाद बेस्ड ऑन दैट सेंसस जो डेलिमिनेशन किया जाएगा, उसको देखते हुए, उस पैरामीटर को समझते हुए, उस पैरामीटर के बेसिस पे ये लागू किया जाएगा, ना कि डायरेक्टली लागू किया जाएगा 18th लोकसभा में। तो जनरली अब ये स्टेटमेंट यहाँ पे यूपीएससी, यहाँ पे सेंसस का जिक्र नहीं किया है, डेलिमिनेशन का जिक्र नहीं किया है, तो ये भी थोड़ा सा एम्बिगुअस तो बन ही गया है। अब ये इकोनॉमी का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोला है कि इंडिया में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है, यानी एनपीएफसी जो है, वो एलएएफ जो है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके तहत आप देखते होंगे कि लोन उठाया जाता है आरबीआई से, वो परफॉर्म नहीं कर सकता है। कैन एक्सेस दिया है यहाँ पर, तो एक प्रोग्रेसिव स्टेटमेंट के तौर पे इसको दिया है। लेकिन जनरली एनबीएफसी जो होता है वो नहीं करता है, उनके पास इतना ज्यादा लोन में घुमाने के लिए कोलेटरल होता ही नहीं है, इसलिए वो इतना ज्यादा पैसा नहीं घुमा पाते हैं। इसलिए देखने को मिलता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है गलत भी हो सकता है। लेकिन कोई कोई एनबीएफसी, फॉर एग्जांपल, एनबीएफसी वही होता है जो बैंक के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं होते। जनरली आप देखोगे कि कुछ प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं, पीडी के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो प्राइमरी डीलर्स जो होते हैं, उनको आरबीआई एक्ट के तहत ये परमिशन दिया हुआ है कि वो एलएएफ में अपना पैसा घुमा सकते हैं, एलएफ के तहत। तो जनरली वो लोन कोलेटरल में घुमा सकते हैं, तो ये एनबीएफसी में ही आते हैं। तो अब देखना इंटरेस्टिंग ये हुआ कि यूपीएससी इस स्टेटमेंट को सही मानता है, जो मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है इसको वो सही मानेगा। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 ऑप्शन हो जाएगा। अगर नहीं सही मानता है तो 2 एंड 3 हो जाएगा। तो इस दोनों ऑप्शन के बीच पेंच फंस गया है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के आंसर कीज आप मैंने देख लिए उठा के, सभी के आंसर कीज में ऑलमोस्ट 6 से 7 क्वेश्चंस में
डिफरेंस है, डिस्परेंसी है। तो यानी अगर आपने किसी एक इंस्टीट्यूट से आंसर की मैच किया है, जो जनरली लोग करते हैं, तो आपका नंबर 12 से 15 नंबर के बीच आगे पीछे हो सकता है। इसके लिए तैयार रहिएगा। और जनरली हो सकता है कि आपका 75 या 80 के बीच बन रहा है और कट ऑफ अगर 90 जाता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर कट ऑफ 90 जा रहा है जनरल का और आपका आंसर की से 80 बन रहा है, तो ये 7 से 8 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, देखिए प्री कंडीशन ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये 7 से 8 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, आपका नंबर 80 बन रहा है, तो स्टिल यू कैन क्रॉस दिस कट ऑफ। क्योंकि ये जो मैंने आपको समझाया कि 2.66 मार्क्स का जो खेल है, जो गेम है, वो यहाँ पे अभी फंसा हुआ है। कल रिजल्ट आएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, भले ही आपको आंसर की तब तक नहीं पता चलेगा, लेकिन आपने जो इंडिविजुअल बेसिस पे सॉल्व किया होगा उससे आपको मिल जाएगा। तो होपफुली मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है, होपफुली कल रिजल्ट आएगा और आप लोगों को ऑल द बेस्ट जिन लोगों ने दिया है। आप कमेंट में मुझसे और सब चीजें पूछ सकते हैं और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेगा। रिजल्ट आने के बाद मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल में आगे की रणनीति पे बात करेंगे। थैंक यू।